sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp विद एग्जांपल्स अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ही दिया था, तो आज अपन sp2 की बात करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग है 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होंगी, है ना। 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल जो है वो आपस में मर्ज होंगी। कितनी ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी बताना जरा। अगर 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स, अगर 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रही है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 फॉर्म होंगी। ओके, जैसे ही 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी आइडेंटिकल शेप एंड आइडेंटिकल एनर्जी की, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा बेटा, ये तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अपने आप को इस टाइप से अरेंज करेंगी ताकि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। तो बताओ बेटा कितने के एंगल पे अरेंज हुए तीनों ऑर्बिटल ताकि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, 120। ये सुनो, अगर जब से sp हाइब्रिड में 2 ऑर्बिटल थी तो रिपल्सन मिनिमाइज के लिए कितने के एंगल पे हुई थी बेटा, 180 पे। 180 डिग्री। 3 है तो कितना बेटा 360/3 करो, कितना आएगा 120। तो ये तीनों 120 के एंगल पे अरेंज हो जाएंगे इस टाइप से, है ना। इस टाइप से तीनों ऑर्बिटल 120 के एंगल पे अरेंज हो जाएंगे। कोई दिक्कत बताना बेटा। तो जब तुमसे पूछ लिया जाएगा टू हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा, बताओ बेटा 120 डिग्री। ओके, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं बेटा तो इनको बनाओ, क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा बेटा। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो, और एक ही प्लेन में बन रहा है ट्राइंगल, तो इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, कि एक प्लेन में एक ट्राइंगल बन रहा है तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है, ये और नो। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो ज्योमेट्री आता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, है ना। किस टाइप से आता है बनाए, ओके एग्जांपल्स देखिए इसके। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री तुम्हें याद रखना है ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल तुम्हें याद रखना है। अभी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बेटा अपन। BCl3 देखिए, तो बोरोन का वैलेंस शेल देखना बेटा। बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। बोरोन 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड हो रहा है, मतलब 3 बॉन्ड बना है बेटा। ग्राउंड स्टेट में बोरोन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बोरोन जब एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन देंगे, s वाला 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगी p में चला जाएगा ऐसे, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो ये बॉन्ड बनाएंगे बेटा। अब तुम बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, 1s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा यहाँ पे, sp2 राइट, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे। तो कैसे बनेंगे बेटा, 1s एंड 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो इस टाइप से 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। और फिर क्या करेंगे वो अपने आप को, बोरोन की जो 3 ऑर्बिटल्स है वो 120 के एंगल पे अरेंज होगी। और तुम्हें पता है बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कौन सी ओवरलैपिंग करती है, एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाती है। अब बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे बेटा, ये तीनों तुम्हारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी जो 120 के एंगल पे अरेंज हो गई है। किसके साथ बेटा, क्लोरीन के साथ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो देखो बेटा वैलेंस शेल के जो p ऑर्बिटल उसमें 5 इलेक्ट्रॉन मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली ऑर्बिटल बॉन्डिंग करेगी। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करेंगे मतलब 3p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। तो किस टाइप से, एक क्लोरीन का 3p ऐसे आएगा, दूसरे का 3p इस टाइप से आएगा, और थर्ड का 3p जो है वो इस टाइप से आएगा, है ना। एक सेकंड बेटा, तीनों क्लोरीन इस टाइप से ओवरलैपिंग करेंगे बेटा इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ। और देखो एक्सियल ओवरलैपिंग करें, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाती है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो बताओ किस टाइप से बनेगा ये तुम्हारे पास, अगर मैं दिखाऊं बेटा तो बोरोन 3 क्लोरीन के साथ इस टाइप से बॉन्ड हो, है ना, ये Cl ये Cl ये Cl। तो बताओ बेटा बॉन्ड एंगल कितने आ जाएंगे तीनों, 120 डिग्री। ओके, और ये बताना शेप कैसा हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। तो sp2 हाइब्रिडेशन जब जब होगा तो बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री, और ज्योमेट्री कैसा आएगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया तुमको ये वाला पार्ट, कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इस टाइप से ज्योमेट्री आएगा और ये वाला बॉन्ड एंगल आएगा, हाँ या ना।
अब देखना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर जो स्टेरिक नंबर है बेटा वो कब कितना हो, जब स्टेरिक नंबर 3 होता है, राइट। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 3 हो तब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दो केस पॉसिबल है बेटा, कि स्टेरिक नंबर तुम्हारे पास 3 है, ऐसा भी हो सकता है ना बेटा कि 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 0 लोन पेयर हो, तब भी स्टेरिक नंबर 3 आएगा। और एक केस बेटा स्टेरिक नंबर 3 कब आएगा, जब 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो, तब भी स्टेरिक नंबर कितना आएगा तुम्हारे पास 3। ये सुनो, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों ही केस में तुम्हारे पास स्टेरिक नंबर 3 आएगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ओके, कि तीनों ही सिग्मा बॉन्ड हो और एक 2 सिग्मा 1 लोन पेयर हो। तो इसको समझते हैं बेटा कैसे, देखना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सर एक सेकेंड ना, ये अभिनव कौन से ब्रांच से है? अभिनव मैम रिपीटर्स बैच का स्टूडेंट है, ये रिपीट कर रहा है नेरुल ब्रांच। ओके ओके, ठीक है, ओके। तो sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस टाइप से होगा, फर्स्ट केस 3 सिग्मा बॉन्ड्स, कि ए ने ना बी के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिंपली मॉलिक्यूल में तुम्हारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि तुम्हें ये लो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल 120 डिग्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्या है बेटा ab2l, इसका मतलब पता है क्या बेटा, ए 2 बी एटम के साथ बॉन्डेड है और एक एल का मतलब उस पर लोन पेयर है। इसका मतलब क्या है बेटा 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, इसका मतलब सिंपली क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखो बेटा ऐसा आएगा कुछ, ए ये 2 बी एटम बॉन्डेड है पे और एक उसके ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब भी स्टेक नंबर कितना होगा बेटा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत इसमें, अगर तुम्हें जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और तुमसे ज्योमेट्री पूछे तो क्या आंसर आएगा बताना बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन बेटा नेक्स्ट पॉइंट होता है शेप, तुमसे पूछे कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बताओ क्या होगा, तो शेप कैसे बताते बात करें बेटा, है ना। ध्यान से सुनना बेटा, जब ज्योमेट्री बताते हैं ना तो तुम्हें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड लोन पेयर और बॉन्ड दोनों कंसीडर करने होते हैं। लेकिन जब भी अपने एक मॉलिक्यूल की शेप बताएंगे बेटा तब अपन लोन पेयर को नहीं देखेंगे, ठीक है, लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका ज्योमेट्री के ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें लोन पेयर कोई है नहीं, तो इसका शेप भी कैसा हो जाएगा बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं बेटा, ज्योमेट्री इसका ट्रायंगुलर प्लेनर ही रहेगा, लेकिन अभी शेप बता रहे हैं तो शेप बताते टाइम लोन पेयर की बात नहीं करेंगे, तो लोन पेयर को नहीं दे तो कैसा बच जाएगा ये इस टाइप से, लोन पेयर को देखना नहीं है तुम्हें, उसको कंसीडर नहीं करते, तो कैसा शेप है बेटा बैंड शेप, उसका ज्योमेट्री हो जाएगा बेटा बैंड शेप, या फिर उल्टा वी है तो उसको क्या भी बोलते हैं बेटा वी शेप भी बोलते हैं, या कुछ बुक्स में इसको एंगुलर शेप भी बोला जाएगा। तो इस टाइप का जो शेप होता है बेटा उसको बोलते हैं बैंड शेप, वी शेप या एंगुलर शेप। तो समझ में आया बेटा, जब शेप बताते हैं तो लोन पेयर नहीं देखते, तो कैसा हो जाएगा बैंड शेप, वी शेप या एंगुलर शेप। टू हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हारे पास दो केस पॉसिबल है, तीनों सिग्मा है तो ज्योमेट्री कैसा आएगा, शेप कैसा आएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, और 2 सिग्मा एक लोन पे रहे तब शेप कैसा आएगा बेटा बैंड शेप या फिर एंगुलर शेप तुम बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो वो डिस्कस करते हैं अपन, एग्जांपल्स के ऊपर हम बात करें बेटा, तो देखना एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, ठीक है। एक होता है बेटा बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा C6H6। दूसरा तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, जिसका फॉर्मूला होता है B3N3H6, ठीक है। नंबर 3 है तुम्हारे पास SO2 गैस, ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है वो अपने को निकालना है, ओके। नंबर 4 है तुम्हारे पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है बेटा कार्बन की लेयर होती है, कार्बन एटम्स की लेयर होती है बेटा, राइट। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा तो वो भी तुम्हें बताना है, तो इन एग्जांपल्स को ओपन करते हैं, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है अपने पास C6H6 बेंजीन। तो अगर बेंजीन का मैं तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊं थोड़ा स्टेप से होता है, okay?
अब तुम आसानी से इस बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन का हाइड्रोजन फाइंड आउट करो बेटा स्ट्रक्चरल मेथड से। और स्ट्रक्चरल मेथड से अगर अपन निकालते हैं तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। कार्बन के वैलेंस शेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक कार्बन में तुम देखोगे 4 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं हर एक कार्बन में, तो उस पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 1 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो एक पाई एक सिग्मा होगा बेटा 3, तो हर एक कार्बन ने 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड फॉर्म किया है। अपने को सिर्फ सिग्मा काउंट करना है, तो हर एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, तो हर एक कार्बन का बेटा बेंजीन रिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन वो कितना हो जाएगा sp2। तुम काउंट कर लो, हर एक कार्बन ने एग्जैक्टली 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड फॉर्म किया है बेटा, तो हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा sp2। नाउ इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, फॉर्मूला होता है B3N3H6। इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है एग्जैक्टली सिमिलर होता है ऑर्गेनिक बेंजीन के। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहली बात तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, क्या होता है B3N3H6। इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा जस्ट सिमिलर टू ऑर्गेनिक बेंजीन लाइक दिस। तो ड्रॉ करते हैं बेटा कि इनऑर्गेनिक बेंजीन कैसा होता है, तो बताता हूँ तुम्हें। ये बोरोन कि देखो बेटा 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन से क्या है बेटा 3 बोरोन और 3 नाइट्रोजन, तो इस टाइप से उनका स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये B3N3 हो गया बेटा। अब 6 हाइड्रोजन लगा दो, हर एक पे एक एक हाइड्रोजन लगा दो। देखो बेंजीन से स्ट्रक्चर है बेटा साइक्लोहेक्सेन टाइप का, है ना। देखो बेटा बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो गए। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो, तो हर एक नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, है ना। ओके ऐसे। तो देखो बेटा क्या ये बेंजीन जैसा लग रहा है, अभी ये बेंजीन जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि देखो बेटा बेंजीन में डबल बॉन्ड भी है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या इसमें भी है डबल बॉन्ड? नहीं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड आएगा बेटा। कैसे, ध्यान से सुनना। बोरोन बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बट अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 2s2 2p1 करोगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होगा, लेकिन अपने को पता है s वाला एक साइड होकर p में चला जाता है, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इसलिए बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है। ये बोरोन का एक्साइड स्टेट में से होगा बेटा, s2s वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर p में जाएगा, तभी ये 3 बॉन्ड बनाएगा बेटा। एक्साइटेशन के बाद भी इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा होगा। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 उसने बॉन्ड बना दिए, कितने 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अभी भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और उसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, एक वेकेंट ऑर्बिटल। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो क्या होगा बेटा डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में शेयर कर देगा, तो यहाँ से लोन पेयर हटा देंगे, क्या हो जाएगा बेटा इस टाइप से डेटिव बॉन्ड। ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस वाले बोरोन को दे देगा इस टाइप से, और ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस वाले बोरोन को दे देगा इस टाइप से। तो अब देखो बेटा एग्जैक्टली कैसे स्ट्रक्चर है इसका, जस्ट लाइक बेंजीन रिंग। तो ये B3N3H6 का स्ट्रक्चर है। ओके, ये तुम्हारे पास 3 डबल बॉन्ड आ गए इसके अंदर। तो बताओ हर एक नाइट्रोजन और हर एक बोरोन का तुम हाइब्रिडेशन कंसीडर करो, कितना हो जाएगा बेटा। डबल बॉन्ड है तो एक को सिग्मा कंसीडर करेंगे, बिटवीन 2 एटम, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा अदर्स आर पाई, तो यहाँ पे एक कोई एक सिग्मा दूसरे को पाई कंसीडर करेंगे, तो 1 2 3 sp2। इनऑर्गेनिक बेंजीन में भी हर एक बोरोन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन जो होता है बेटा वो कितना होता है sp2 sp2 sp2। ध्यान रखना बेटा वाला पॉइंट। बताओ बेटा B3N3 6 में कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। लोग सोचते हैं कि 3 नाइट्रोजन 3 लोन पेयर हो गए, एक भी लोन पेयर नहीं होगा बेटा, क्योंकि लोन पेयर तो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर करके तो डेटिव बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड, तभी तो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर आता है। तो बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में हाइब्रिडेशन किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं वो मैंने तुम्हें बताया बेटा। अब बात करते हैं SO2 का। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा इस टाइप से, और हर एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, ये लो इस टाइप से कर लेगा। ओके, दूसरा ऑक्सीजन एटम आएगा बेटा इस टाइप से। ओके, क्या करेगा बेटा, सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, तो क्या करेगा सल्फर अपना लोन पेयर किसको दे देगा बेटा, इसके साथ शेयर कर देगा एक लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका अपने आप ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके साथ बॉन्डिंग से भी इसका भी कंप्लीट हो गया, एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। ओके, बताओ बेटा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, 1 सिग्मा डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा
अकेला बॉन्ड तो सिग्मा में काउंट करेंगे बेटा, डेटिव बॉन्ड को सिग्मा, और एक ये लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है वो, और इसका ज्योमेट्री बेटा बताना बेटा ध्यान से, कि जो SO2 है, जो SO2 तुम्हारे पास है, उसके अंदर उसका शेप कैसा आएगा बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर या बेंड शेप आएगा, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, कैसा शेप आएगा बेटा, बेंड शेप। ओके, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का बेटा आसानी से तुम कर सकते हो, मैंने तुम्हें जब कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ाया तब बताया था कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम जो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है, हर एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड होगा बेटा। ओके, मतलब हर एक कार्बन के पास क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हाँ या ना। ओके, तो बता फ्री रेडिकल है तो ऑन पेयर थोड़ी है, तो बताओ हर एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए, तो ध्यान से सुनना, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगा, क्योंकि हर एक कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उस पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अपन काउंट करेंगे नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ केसेस में काउंट भी किया जाता है, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कब काउंट करना है कब नहीं करना, बट ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2 इन ग्रेफाइट। इसमें तुम आसानी से निकाल सकते हो बेटा एल्कीन, इस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। तो कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा 1 पे ही और 2 सिग्मा 1, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाया बेटा, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर किस टाइप से आ जाएगा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ओके, और तुम्हारे पास ये डबल बॉन्ड O हो गया एक, तो इस ऑप्शन का वो ऑक्टेन कंप्लीट। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने थे बेटा, 5 थे, 2 चले गए इधर, ये सेकंड ऑक्सीजन एटम आया, उसके साथ NO3 डेटिव बॉन्ड बना, तो अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर देगा, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, कितने बचे फिर, एक बचा है ना नाइट्रोजन के पास, 5 थे बेटा, 2 इसको दे दिए, 2 इसके साथ शेयरिंग में चले गए, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, यहाँ पे एक नहीं है, उसके साथ क्या करेगा बेटा, ऐसे O और एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होता है बेटा NO3 माइनस का। तो NO3 माइनस का स्ट्रक्चर तुम्हें क्लियरली बना के दिखाऊं तो इस टाइप से होता है बेटा, N डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड, और ये एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्डिंग में चले गए, इसके पास 6 के 6 प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि इसने शेयरिंग से 2 लिए हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 6 थे, एक बॉन्डिंग में चला गया, तो कितने बचे 5, लेकिन माइनस चार्ज की वजह से एक और आ गया, तो ये लो, इस टाइप से NO3 माइनस का स्ट्रक्चर होता है बेटा। हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करोगे, सिग्मा काउंट करो 1 2 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये NO3 माइनस का स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे पास। अगर SO3 मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूँ तो कैसा होगा बेटा, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑक्सीजन को 2 2 शेयर कर दिया बेटा, ठीक है। तो इस टाइप से SO3 का स्ट्रक्चर होता है बेटा। बॉन्ड्स काउंट करो 1 2 3, 3 सिग्मा 3 पाई, तो अपन को सिग्मा ही काउंट करना है बेटा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कुछ sp2 हाइब्रिडाइजेशन के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, अगर इसमें तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा, कैसे होता है क्या होता है, चले तो ध्यान से सुनना, sp3 हाइब्रिडेशन में 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल जो है वो आपस में मर्ज होंगे, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रही है बेटा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल पे एग्जैक्टली कितने बनेंगे, 4। और जैसे ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगी, आइडेंटिकल शेप एंड आइडेंटिकल एनर्जी, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है बेटा, ये इस टाइप से अरेंज होंगी ताकि उनके बीच में जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो, आया ना। ये तो होता है बेटा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगी तो कितने के एंगल पे अरेंज होनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम बोलोगे सर 2 थी तो 180 पे अरेंज हुई थी, 3 थी तो 120 पे हुई थी, अगर 4 तो 90 पे होनी चाहिए, अगर अपन सोचने जाते हैं तो, राइट है ना, कि ये 4 ऑर्बिटल तो शायद इस टाइप से 90 के एंगल पे अरेंज हो जाएंगे, 4 ऑर्बिटल इस टाइप से, आया ना। ओके, और फिर अपन बोल देंगे सर कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसा नहीं होता है बेटा।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, ठीक है। लेकिन क्या बताओ बेटा 360 में 360 मतलब एक प्लेन में 360 में चारों 109 डिग्री 28 मिनट्स के चार एंगल पॉसिबल है क्या? नहीं ना। ये सुनो, इसका मतलब ये है बेटा कि ध्यान से सुनना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चारों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होंगे वो 109 डिग्री 28 मिनट्स के होंगे। और ये बात आते तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर तो हो ही नहीं सकता, कि प्लेन में मैक्सिमम एंगल कितना आ सकता है चार के बीच में 90 90 90, है ना। ओके, अगर एक प्लेन में रहते तो हर एक के बीच में 90 का एंगल आता। बॉन्ड एंगल मोर देन 90 आ रहा, इट मींस दे आर आउट ऑफ द प्लेन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री आएगा क्या वो प्लेनर होगा? पहला पॉइंट, नहीं, वो प्लेनर नहीं होगा। देखना बेटा कैसे, जैसे ये पी और ये थे ऐसे चार पी ऑर्बिटल है, चारों में तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगा तो एक सेकंड समझना बेटा इस चीज को कि ऐसा क्यों होता है। देखना बेटा, ये तुम्हारे पास 4p ऑर्बिटल्स है 3, एक मेरे हाथ इधर हाथ की तरफ है, ठीक है। इनके बीच में कितने का एंगल होगा बेटा? 90। इस टाइप से होंगे बेटा, एक इधर भी कंसिडर करना तुम लोग। ऐसे तुम्हारे पास 4p ऑर्बिटल्स इसमें अरेंज है, मैं तुम्हें 3 दिखा पा रहा हूँ। ओके, अब देखना बेटा इस टाइप से है ये। अब देखो अगर ये 109 डिग्री का ऐसा हो जाए तो देखो नीचे वाले से कम हो जाएगा ना इसका एंगल। अरे नीचे वाला इसके पास में आ गया, अगर एक ही प्लेन में 109 डिग्री हुआ तो पता है बेटा ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो 109 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं? ऐसे एक प्लेन में थे चार तीनों, ये एक प्लेन में थे पहले, ये बड़ा थोड़ा सा प्लेन के बाहर की तरफ चला जाएगा ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्लेनर नहीं होता, मतलब ये समझ में आया? एक प्लेन में नहीं है, आउट ऑफ द, ये प्लेन के अंदर की तरफ है, ये प्लेन के बाहर, ऐसा होगा बेटा। समझ देख पा रहे हो? प्लेन में नहीं है ना, एक प्लेन में वो देख रहे हो, ये थोड़ा सा हल्का सा प्लेन के अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, वही पूरा ऐसे आ गया, हाँ है ना। तो एक प्लेन में नहीं है, तभी जो बॉन्ड एंगल वो कितना पॉसिबल हो पाएगा? 1 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, अब इसका फाइनल ज्योमेट्री कैसा आएगा उसकी अपन बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी वो एक प्लेन में अरेंज नहीं होगी, वो आउट ऑफ द प्लेन अरेंज होगी, चारों हल्का हल्का प्लेन से बाहर निकल जाती है और इस टाइप से वो अरेंज होती है बेटा, आउट ऑफ द प्लेन जा जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। अब देखो बेटा इन सबके तुम पॉइंट्स को मिला हुआ कैसा शेप बनता है तुम्हारे पास? कैसा बनेगा बेटा? टेट्राहेड्रल बनेगा, टेट्राहेड्रल, इसको बोलता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बेटा कैसे? चार फेस है बेटा इसके, देखना कौन कौन से काउंट करूं तुम्हें। एक तो ये हो गया 1, ये वाला, दूसरा फेस ये, तीसरा देखो बेटा 1 फेस, ये 2, एक ये वाला 3 और ये 4, ठीक है। चार फेस है ना इसके, तो क्या बोलेंगे इसको? टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये सुनो, अगर वैसे बना के देखे इसको अपन तो ये चारों ऑर्बिटल बेटा इस टाइप से अरेंज होंगे, इनको मिलाओ तुम्हें से, तुम्हारे पास कैसा ज्योमेट्री आएगा बेटा? ये वाला चार फेस कौन कौन से हो गए बेटा? एक तो ये वाला एक फेस, एक ये वाला, एक वो पीछे वाला और एक ये से, ठीक है। चार फेस हो गए ना बेटा इसके, इसको अपन क्या बोलेंगे, कैसा ज्योमेट्री बोलेंगे बेटा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और जो चारों बॉन्ड है बेटा उन बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 20, हर एक बॉन्ड के बीच का एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर है? ये सुनो, अब किसरी चार ऑर्बिटल जो 90 के 90 के एंगल पे अरेंज होने की बजाय 109 डिग्री 28 मिनट्स पे क्यों, ये प्लेनर क्यों नहीं बचा, है ना? ये एक ही प्लेन में क्यों अरेंज नहीं हो गए, आउट ऑफ द प्लेन क्यों गए? समझे बेटा? ध्यान से सुनना बेटा कि एक एटम के जब चार ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए हैं बेटा, मतलब वो चार सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, राइट, मतलब चार अदर एटम्स के साथ बॉन्डेड होंगे। तो एक एलिमेंट पे चार अदर एलिमेंट को अगर अरेंज करोगे ना बेटा तो उनके बीच में हाई रिपल्सन आएगा। एक एलिमेंट पे अगर तुम 4 अदर एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं, वो डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। एक स्मॉल साइज एलिमेंट पे अगर तुम चार लार्ज साइज के एलिमेंट अरेंज करते हो तो वो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड्स के बीच में हाई रिपल्सन आएगा, वो एक स्टेबल कंडीशन नहीं है। इसलिए रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स के एंगल पे अरेंज होती है ताकि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, मॉलिक्यूल जो स्टेबल बने। समझ में आया?
90 का अगर एंगल होगा चार एलिमेंट्स के बीच में, चार बॉन्ड्स के बीच में, तो रिपल्सन ज्यादा होता है बेटा, वो एक स्टेबल कंडीशन नहीं है। तो अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन गए हैं, और इस वजह से बॉन्ड एंगल 90 नहीं आके कितना है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर है सबको? अब अपन sp3 के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल में एग्जांपल बेटा तुम्हारे पास CF4, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 1s2 2s2 2p2। एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो क्या होगा बेटा, इन एक्साइटेड स्टेट एस वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पी में चला जाएगा, और एक्साइटेशन पॉसिबल है बेटा क्योंकि 2p में एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। ये लो, इस टाइप से अब ये चारों ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो पहले हाइब्रिडाइज होंगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रही है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगी तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। इस टाइप से अपने आप कितने के एंगल पे अरेंज करेंगे बेटा, इस टाइप से अरेंज करेंगे बेटा। अपन बना के देखते हैं अपन ऐसे। इस टाइप से थोड़ा थोड़ा अरेंज होंगे बेटा 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पे। अब देखो बेटा, हर एक फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा बेटा, फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए आएगा, 1s2 2s2 2p5 2p ऑर्बिटल। तो इस टाइप से जो तुम्हें पता है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग करती हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनाती हैं, सिग्मा बॉन्ड। इस टाइप से तो देखो ये वाली एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाली ओवरलैपिंग भी कहाँ हो रही है, एक्सिस पे हो रही है, ये वाली ओवरलैपिंग भी कहाँ हो रही है, एक्सिस पे हो रही है, और ये वाली ओवरलैपिंग भी कहाँ हो रही है, एक्सिस पे। तो सी के तो कार्बन उस पे 4 फ्लोरीन एटम लग जाएंगे सिग्मा बॉन्ड के साथ, इस टाइप से। ओके, इस टाइप से CF4 मॉलिक्यूल बनेगा, और जो जितने भी बॉन्ड एंगल है बेटा, चारों बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये भी और ये भी। कोई दिक्कत इसमें? हाँ है ना, समझ में आया तुमको ये वाला पार्ट? sp3 हाइब्रिडेशन का ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, और बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ, sp3 हाइब्रिडेशन मतलब स्टेरिक नंबर 4 और स्टेरिक नंबर 4, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर तब भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर तब भी स्टेरिक नंबर 4, और 2 सिग्मा 2 लोन पेयर तब भी तुम्हारे पास स्टेरिक नंबर 4 आएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता था कि जब लोन पेयर आ जाते हैं बेटा तो ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगा, ज्योमेट्री तो मॉलिक्यूल का टेट्राहेड्रल ही रहेगा, बट तुम्हारे पास जो शेप है ना बेटा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडेशन में क्या क्या केस लिए बेटा, फर्स्ट केस है कि एक एलिमेंट ने एग्जैक्टली 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, जैसे AB4, तो कैसा हो जाएगा बेटा इसका, ए एटम ने 3 बी एटम के 4 बी एटम के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हैं। ओके, तो क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल आ जाएगा तुम्हारे पास 109 डिग्री 28 मिनट्स, और ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा बेटा इसका, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा इसका। ओके, सेकंड केस बेटा, सेकंड केस है तुम्हारे पास AB3L, एल का मतलब लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो बताओ कैसा हो जाएगा बेटा, ये एक बी, तो तुम ध्यान रखना प्लेन से बाहर की तरफ है, ये तीनों एक प्लेन में नहीं है, और एक लोन पेयर। ओके, अब बताना बेटा ज्योमेट्री तो इसका कैसा होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा इसका। और मैं थर्ड केस ले लूं बेटा कौन सा, कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो और एग्जैक्टली 2 लोन पेयर, इंपॉर्टेंट केसेस है बेटा। तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड है, ओके, और ये 2 लोन पेयर, इस टाइप से। ओके, ज्योमेट्री का भी क्या आएगा बेटा, टेट्राहेड्रल। लेकिन अब शेप की बात करते हैं अपन, इसका तो बेटा लोन पेयर कोई है नहीं, तो शेप भी कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। इसका शेप कैसा आएगा बेटा, पिरामिडल, पिरामिडल शेप आएगा इसका। कैसे है वो मैं बताता हूँ। ये शेप तो तुमने देखा है बेटा, जब शेप की बात करते तो किसको नहीं देखते बेटा, लोन पेयर को, दोनों लोन पेयर को छुपा लो ऐसे, तो क्या बचेगा बेटा, ये पहले भी देखा था ना, sp2 में भी आया था ऐसा, अगर लोन पेयर को नहीं देखो तो एग्जैक्टली ऐसा बचेगा ना, क्या बोलते हैं इसको अपन, बेंट शेप, या फिर एंगुलर शेप, या फिर वी शेप, तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकता है इसके लिए बेटा। ओके, अब देखना बेटा ये पिरामिडल कैसे हुआ। अरे बेटा लोन पेयर को नहीं देखना, 3 ऑर्बिटल्स ही हैं ऐसे जो 109 के एंगल पे लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन तीनों क्या है बेटा, प्लेन से बाहर की तरफ ऐसे, कोई भी प्लेन में नहीं है। अब इन तीनों को मिलाओ तुम बेटा ऐसे,
इन तीनों को मिला हुआ ऐसे क्या बनेगा, पिरामिड बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 ऑर्बिटल से ऐसे 10 मिनट्स के एंगल पे। अब इन तीनों को मिलाओ तुम ऐसे, पिरामिड जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो मिला दो इनको, आया ना? तो कैसा शेप आएगा? ऊपर वाला, ऊपर जो की तरफ जो लोन पेयर वो देखना ही नहीं है, टेट्राहेड्रल ऐसा था बेटा ऐसा, लेकिन जो लोन पेयर अपने को देखना, कैसा शेप बचेगा बेटा? ये लो टेट्राहेड्रल हो गया, इसको हटा दो, पिरामिडल शेप हो गया। ठीक है, तो बताना जरा कैसा हो जाएगा? पिरामिडल। तो ध्यान रखना है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब चारों सिग्मा बॉन्ड हो शेप टेट्राहेड्रल, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर पिरामिडल शेप, और 2 सिग्मा 2 लोन पेयर तो बैंड शेप या फिर एंगुलर शेप या वी शेप। नाउ अपन इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेटा कि इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या क्या, तो बात करते हैं उनके अपन कि कैसा शेप आएगा, वो भी तुम्हें लिखना है। तो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, तुम्हें उनके सॉल्यूशंस लिखने हैं बेटा। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना और उनका शेप कैसा आएगा वो भी तुम्हें बताना है। देखो बेटा, करे सोल्व इनको, है ना? ध्यान से देखना बेटा कि तुम्हारे पास पहला है CH4 हाइब्रिडाइजेशन। CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो बहुत सिंपल है बेटा कि कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, राइट? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 यूटिलाइज हो गए बॉन्डिंग में, तो एक्जैक्टली 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, और इसका शेप एंड ज्योमेट्री दोनों कैसे होंगे? टेट्राहेड्रल। ओके, अगर NH3 की तुम बात करते हो बेटा, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, तो बच्चे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, बट अगर इसकी शेप की मैं बात करूं बेटा, क्या आएगा? पिरामिड। पिरामिडल शेप, राइट? ओके, अगर मैं S2 की बात करता हूं बेटा, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, राइट? उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, तो बच्चे कितने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर्स। तो बताओ बेटा इसका हाइब्रिडेशन कैसा आएगा? S2 में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, और जो तुम्हारे पास क्या बेटा शेप कैसा हो जाएगा इसका? एंगुलर शेप। कोई दिक्कत है ना? NH4 प्लस में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? वैलेंस शेल में 5, उसमें से 4 हाइड्रोजन जो है, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, ठीक है? बचा 1 इलेक्ट्रॉन, N प्लस है बेटा, +1 चार्ज है तो वो भी चला गया। इस टाइप से क्या हो जाएगा बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। PCl3 की अगर बात की जाए बेटा, तो PCl3 में फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, तो बचा क्या बेटा? 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर 3 सिग्मा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल शेप, ठीक है ना? ओके, ClO3 माइनस का बनाओ बेटा, कैसे हो जाएगा? ClO3 माइनस की अगर अपन बात करते हैं, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है? उसमें से हर एक ऑक्सीजन को बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 6 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए, बचा 1, -1 चार्ज है बेटा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया एक्स्ट्रा। तो बताओ क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा? 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो तीनों में 1 पाई 1 सिग्मा, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल शेप। ओके, HCl2 बेटा सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 लोन पे 2 सिग्मा, कैसा शेप आएगा बेटा? बैंड शेप, एंगुलर शेप, वी शेप, जो तुम चाहो वो लिख सकते हो। डायमंड, डायमंड में बेटा हर एक कार्बन जो है 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, टेट्राहेड। ठीक है? टेट्राहेड्रल होता है, बहुत सारी टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती है बेटा डायमंड में। तो डायमंड में हर एक कार्बन एटम जो होता है वो 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, ठीक है? हर एक कार्बन ऐसा करता है, हर एक कार्बन बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन। तो बताओ डायमंड में हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डायमंड में हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। SiO2 को देख के ना लोग गलत प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि सर SiO2 में कार्बन फैमिली का है सिलिकॉन, तो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस टाइप से बॉन्डिंग कर लेगा वो 2 ऑक्सीजन के साथ SiO2 का। ऐसा नहीं होता है बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि डायमंड, SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अब नॉर्मली हाई होते हैं ड्यू टू देयर नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो पता है बेटा SiO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसे नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है इसका, Si
वो ऐसा ही हो इस टाइप से। हर एक सिलिकॉन एटम जो होता है वो 4 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होता है इस टाइप से। हर एक सिलिकॉन ने क्या फॉर्म किया है बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड विद 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो निकालो हर एक SiO2 में हर एक सिलिकॉन ऐसे टाइप से स्ट्रक्चर होता है बेटा SiO2 का। तो बताओ हर एक सिलिकॉन एटम का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 इन SiO2। सिलिकॉन कार्बन SiC, इसका स्ट्रक्चर डायमंड जैसा ही होता है बेटा। डायमंड में अल्टरनेट कार्बन को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दो। अरे सिलिकॉन और कार्बन दोनों एक ही फैमिली के एलिमेंट हैं, आया ना, दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका स्ट्रक्चर जस्ट सिमिलर टू डायमंड। तो सिलिकॉन कार्बाइड में हर एक सिलिकॉन और कार्बन का जो हाइब्रिडेशन वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। सर SI दोनों टेट्राहेड्रल ना? हाँ बेटा दोनों, सिलिकॉन कार्बाइड में सिलिकॉन और कार्बन दोनों sp3 होंगे। ठीक है, समझ में? ओके नो बेटा, अब तुम्हें एक बॉन्ड एंगल समझने के लिए कि जब देखो एक तो 4 सिग्मा हो, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जनरली बॉन्ड एंगल कितना होता है 1090 की 28 मिनट्स, लेकिन एक सिग्मा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, इन सब कंडीशन में क्या बॉन्ड एंगल पे कोई इफेक्ट आएगा, क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा। उसके लिए अपने को एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी बेटा, थ्योरी का नाम है VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी। फुल फॉर्म होता है उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, VSEPR थ्योरी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, VSEPR थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखो बेटा ये थ्योरी में ना, ये थ्योरी तुम्हें ये बताती है कि जब एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर 2 सिग्मा हुए तब क्या शेप होगा, ये सब शेप के बारे में बात करती है, और ऐसा शेप क्यों आता है उसकी ये बात करती है। लेकिन मैंने तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन को इस टाइप से पढ़ाया कि VSEPR थ्योरी के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने वहां पे कवर कर लिए हैं। VSEPR थ्योरी के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तुमने जो कि शेप से रिलेटेड थे, ज्योमेट्री से रिलेटेड थे, वो अपने ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन के साथ ही कवर कर लिए। अभी अपन VSEPR थ्योरी को हेडिंग डाल के इसलिए कर रहे हैं कि अभी अपने को बॉन्ड एंगल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी है। ठीक है, और वो कहां से आती है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। VSEPR थ्योरी का फुल फॉर्म समझ में आया बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट ही यही है बेटा कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द repulsion between electron pair. Shape of the molecule depends on the repulsion between क्या बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब समझते हो बेटा, सब आगे बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब। एक बॉन्ड जो होता है ना बेटा, बॉन्ड उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर में जो 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया वो लोन पेयर होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो एक बॉन्ड में प्रेजेंट है वो बॉन्ड पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दोनों आ गए बेटा, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। समझ में आया? ओके, तो क्या बोलती है VSEPR थ्योरी कि एक मॉलिक्यूल का जो शेप है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि लोन पेयर्स के बीच में या बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है मतलब बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, वो अपने आप को एक मॉलिक्यूल में इस टाइप से अरेंज करते हैं ताकि उनके बीच में क्या हो बेटा, रिपल्सन मिनिमम हो। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर मींस बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर राइट टेंड्स टू मिनिमाइज द रिपल्सन। वो मॉलिक्यूल में इस टाइप से अरेंज होंगे बेटा ताकि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो बेटा, मिनिमम। तो इलेक्ट्रॉन पेयर pairs tend to minimize the repulsion। वो इस टाइप से अरेंज करते हैं बेटा अपने आप को मॉलिक्यूल में ताकि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो बेटा, मिनिमम। अब रिपल्सन को मिनिमम करना है, अपन मॉलिक्यूल का मान लो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो अपने को रिपल्सन का पता होना चाहिए बेटा कि कैसे शेप बनाएंगे तो रिपल्सन मिनिमम कब होगा, राइट है ना। ध्यान से सुनना बेटा, एक मॉलिक्यूल का शेप इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन पे डिपेंड करता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इस टाइप से अरेंज होंगे एक मॉलिक्यूल में ताकि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो बेटा, मिनिमम रिपल्सन हो, है ना। अभी मैं तुम्हें रिपल्सन का ऑर्डर बताता हूँ।
बेटा द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, और इंपॉर्टेंट है बेटा, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है बेटा दो लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर रिपल्शन सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सबसे लास्ट में आता है बेटा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये क्या होता है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे बेटा एक एटम है ए, ठीक है, एक एटम है ए, तो देखना बेटा कैसे, इसको अपन इन डेप्थ समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा इसको। इस पे दो लोन पेयर प्रेजेंट है ऐसे, ओके, और दो इस पे बॉन्ड है, दो बी एटम के साथ बॉन्डेड है। तो देखना बेटा लोन पेयर रिपल्सन का मतलब है दो लोन पेयर के बीच का रिपल्सन। तो यहाँ पे कौन सा रिपल्सन होगा बेटा, एक बार के लिए मान लो बेटा इन दोनों लोन पेयर, इन लोन पेयर बॉन्ड, इन यहाँ पे जो एंगल है वो सब एंगल सेम है, ठीक है। अभी इन सबके बीच में सेम डिस्टेंस एक बार के लिए मान लो। यहाँ पे कौन सा रिपल्सन है बेटा, लोन पेयर रिपल्सन। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बेटा लोन, ये तो लोन पेयर हो गया, और इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर उसको अपन क्या बोलेंगे बॉन्ड पेयर। तो ये रिपल्सन कौन सा हो जाएगा बताना बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहाँ पे कौन सा रिपल्सन आएगा, दो बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन है, तो क्या बोलेंगे इसको अपन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा रिपल्सन आ जाएगा बेटा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। कोई दिक्कत इसमें, हाँ है ना। अब देखना बेटा कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर रिपल्सन सबसे ग्रेट क्यों होता है, सबसे बड़ा क्यों होता है रिपल्सन, समझना ध्यान से बेटा। दो लोन पेयर मतलब हर एक लोन पेयर में टू इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, दो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन का मीनिंग है 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन, जो कि कोई भी बॉन्डेड नहीं है, चारों के चारों एटम के ऊपर ऐसे ही पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन जिन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, तो उनके बीच में ग्रेट रिपल्सन आएगा बेटा। यहाँ पे भी देखो बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन का मीनिंग भी 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, देखो लेकिन देखना ये लोन पेयर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है क्या, नहीं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड है, इन पे इन दोनों एटम का अट्रैक्शन आ रहा होगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है वो लोन पेयर रिपल्सन से कम होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन है, यहाँ पे 2 फ्री और 2 बॉन्डेड है। यहाँ पे बेटा देखो बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन आ रहा है, लेकिन चारों के चारों क्या है बेटा बॉन्डेड, तो रिपल्सन बहुत कम होगा, समझ में आया? सबसे ग्रेट रिपल्सन होता है लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। अब देखना कैसे अफेक्ट करता है ये रिपल्सन बॉन्ड एंगल को। एक बार के लिए मान लो जितनी दो लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस है उतनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उतनी दोनों बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस है। अब देखना क्या होगा बेटा, लोन पेयर रिपल्सन, ये बहुत ज्यादा रिपल्सन है बेटा, तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को, ये लोन पेयर इधर आना चाहेगा और ये लोन पेयर इधर आना चाहेगा, क्या ये इधर आ सकते हैं बेटा, इस लोन पेयर को इधर धक्का देने वाला रिपल्सन कौन सा है, बॉन्ड पेयर का धक्का मिल रहा है, इधर से इसको बॉन्ड पेयर का धक्का मिल रहा है, इसको इधर किसने धक्का मारा है बेटा, लोन पेयर ने। कौन सा ज्यादा रिपल्सन होगा, लोन पेयर रिपल्सन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो दोनों लोन पेयर क्या करेंगे बेटा, थोड़ा थोड़ा इधर आ जाएंगे ना। जैसे ये लोन पेयर इधर आएगा बेटा किसको रिपेल करेगा, इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। इन दोनों बॉन्ड को आपस में रिपेल कौन करे, बॉन्ड बॉन्ड। तो कौन सा रिपल्सन ज्यादा है बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो लोन पेयर हल्का से इस बॉन्ड को इधर की तरफ कंप्रेस कर देगा और इस बॉन्ड को भी इधर की तरफ कंप्रेस कर देगा, है ना। मान लो पहले इनके बॉन्ड एंगल कितना था x, अभी क्या हो जाएगा बेटा समथिंग y, और x इज मोर देन y कम हो जाएगा ना बेटा, बॉन्ड 5 में ऐसे थे ऐसे कर देगा, है ना। तो समझ में आया लोन पेयर की वजह से कैसे बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट आएगा, कम होगा कि बढ़ेगा अपन आसानी से देख पाएंगे अगर तुम्हें वीएससी प्यार थ्योरी पता है, तुम्हें ये वाली चीज पता है, ओके। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना कि लोन पेयर रिपल्सन इज ऑलवेज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, चाहे वो बॉन्ड सिंगल हो चाहे डबल हो फर्क नहीं पड़ता, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ऑलवेज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लेकिन बेटा दो टाइप के बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे बी के ऊपर दो सी एटम लगे हैं, ये, और इधर देखो बेटा बी के ऊपर एक सी एटम सिंगल बॉन्ड से, ये इधर डबल बॉन्ड से सी है। अब बताओ कौन सा रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, लेकिन इधर डबल बॉन्ड है एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड थे, कौन सा ज्यादा होगा बेटा, ये वाला। तो अगर जब दो बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन कंपेयर करना तो क्या देखोगे बेटा, कि नंबर 1 पे आएगा बेटा डबल बॉन्ड रिपल्सन, वो किससे बड़ा होगा बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन से, और वो किससे बड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड रिपल्सन से। लेकिन ध्यान रहे बेटा लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ये रिपल्सन हमेशा ग्रेट हो। ये ऑर्डर तो कब देखेंगे, जब तुम्हें बॉन्ड्स के लिए कंपेयर करना है तब, है ना, क्लियर है। क्या तुम्हें वीएससी पे के पॉइंट समझ में आया बेटा,
जैसे मैं तुमसे पूछूं बेटा कि बताओ यहाँ पे ऐसा है, देखो बेटा यहाँ पे कौन सा रिपल्सन है बताओ, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे कौन सा है बेटा बॉन्ड पेयर है, लेकिन कौन सा रिपल्सन ज्यादा होगा बताओ। यहाँ पे मैं बोल दूं ये वाला बॉन्ड एंगल क्या है, एक्स है, और ये वाला बॉन्ड एंगल क्या है बेटा, वाई है, तो बताओ कौन सा बड़ा होगा, बताना जरा। वाई बड़ा होगा ना, वाई बड़ा होगा या एक्स बड़ा होगा बेटा। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन इज मोर देन सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, तो ये वाला ज्यादा होगा ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो हर जगह ही आ रहा है, हाँ है ना, यस और नो। ओके अब देखना बेटा ध्यान से, कुछ एग्जांपल्स करवा दो तो मैं वीएससीपीआर थ्योरी से रिलेटेड, और बहुत ध्यान से समझना इसको बेटा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि लोन पेयर रिपल्सन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और वो किससे था बेटा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। 3 एग्जांपल है तुम्हारे पास, और तीनों का बॉन्ड एंगल समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। एक है CH4, दूसरा है H2O, दूसरा तुम्हारे पास NH3, और थर्ड है तुम्हारे पास H2O। इन तीनों में तुम्हें बॉन्ड एंगल निकालना है बेटा। देखना बेटा H2 में हर एक हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया बेटा इस टाइप से। ओके क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके और sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पे देखो कौन सा रिपल्सन है बेटा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सारे रिपल्सन सेम है क्या, कोई बॉन्ड को किधर रिपेल कर सकता है, सबकी स्ट्रेंथ सेम है ना बेटा, तो जैसा मॉलिक्यूल आएगा एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। बॉन्ड एंगल कितना आएगा बेटा, आइडियल कंडीशन है 109 डिग्री 28 मिनट्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जो बॉन्ड एंगल आना चाहिए था वही आएगा। यहाँ पे देखना बेटा क्या होगा, नाइट्रोजन के केस में 3 सिग्मा बॉन्ड इस टाइप से, ओके एक लोन पेयर। तुम बोलोगे कि सर तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जब तुमसे बॉन्ड एंगल पूछो तो तुम कितना लिखोगे, 109 डिग्री 28 मिनट्स। बॉन्ड एंगल मतलब दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल, कि सर ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स आएंगे। मैं बोलूंगा नहीं, गलत आंसर है ये बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट्स ही था, बट क्या होगा बेटा यहाँ पे कौन सा रिपल्सन है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इधर भी कौन सा है ये, लोन पेयर बॉन्ड, ये कौन सा रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड, बॉन्ड पेयर। ये कौन सा रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड, बॉन्ड पेयर बॉन्ड। अब इन दोनों बताओ बेटा, बॉन्ड पेयर स्ट्रॉन्ग है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये रिपल्सन ज्यादा, तो ये बॉन्ड हल्का सा इधर आ जाएगा, ये वाला रिपल्सन तो इस बॉन्ड को हल्का से किधर कर देगा बेटा, इधर बॉन्ड पेयर इधर इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड हल्का से इधर आ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम हो जाएगा ना बेटा। कितना आता है पता है बेटा, 107 डिग्री। ध्यान रखना बेटा, NH3 का बॉन्ड एंगल 109 की बजाय 107 आता है। समझ में आया क्या, क्यों, कहां से समझा सकते हो 107 डिग्री कैसे आया, VSCPR थ्योरी से, इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह। तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री आता है बेटा, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल। ओके अब H2O के बीच का, अगर H2O में जो बॉन्ड एंगल आएगा उसको अपन कंपेयर करें बेटा, ध्यान सुनना। H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बताओ बेटा। तो ये बता दो कि H2O का जो बॉन्ड एंगल आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आइडियली 109 डिग्री 28 मिनट्स आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये नहीं हुआ था तो यहाँ पे भी ये तो नहीं होगा। अब तुम बताओ NH3 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, H2 का बॉन्ड एंगल NH3 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, तुम्हें क्या लगता है, कम आएगा। कम आएगा ना बेटा। अरे ऑफ कोर्स कम आएगा बेटा, देखो यहाँ पे कौन सा रिपल्सन है, ग्रेट रिपल्सन, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला लोन पेयर रिपल्सन। तो क्या करेगा बेटा, ये वाले यहाँ पे कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे कौन सा है बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे सबसे वीक है दोनों बॉन्ड्स के बीच में, बॉन्ड पेयर। तो बताओ बेटा क्या होगा, ये लोन पेयर इधर आएगा, ये वाला लोन पेयर इधर आएगा, जैसे इधर आएगा इस बॉन्ड को इधर दबा सकता है बेटा, ये वाला रिपल्सन वीक है, ये इधर और ये इधर, तो बॉन्ड एंगल काफी बेटा दोनों साइड से कंप्रेस होगा, इधर से भी और इधर से भी। तो बेटा H2O में दो हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा, वो कितना होता है, 104 डिग्री 5 मिनट। याद रखना बेटा, और आया कैसे वो समझ में आया ना,
10 नहीं आके 104 डिग्री 5 मिनट्स आया कैसे? VSEPR थ्योरी से समझा अपन ने, ड्यू टू रिपल्सन। तीनों का हाइब्रिडेशन सेम है लेकिन बॉन्ड एंगल अलग अलग है। तो बताओ CH4 NH3 H2 में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इस टाइप से, हाँ है ना? समझे क्या? कोई दिक्कत? आया ना? अगर हाइब्रिडेशन सेम और बॉन्ड एंगल कंपेयर करना पड़ा VSEPR थ्योरी का यूज करेंगे, ठीक है? बेटा सर बॉन्ड एंगल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं जेई में, तो पता है बेटा बॉन्ड एंगल के जो एग्जांपल्स हैं उनको सोल्व करने के लिए मैं तुम्हें फाइनली एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे तुम कभी भी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है? लेकिन एक बार अपन हाइब्रिडेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकालना सीखेंगे, ओके?